Hello learners and welcome to my channel Treasure Learning. So in this video we will discuss part 4 of chapter number 3 Our Changing Earth. सो बेसिकली जो प्रीवियस पार्ट्स थे उनमें हमने आर चेंजिंग अर्थ के 3 टॉपिक्स हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे, जिसमें हमने लिथोस्फेरिक प्लेट्स के बारे में स्टडी किया था, वॉल्केनो एंड अर्थक्वेक्स। एंड जो हमारा प्रीवियस पार्ट था पार्ट 3, उसमें हमने प्रॉपर अर्थक्वेक को स्टडी किया था कि किस तरीके से अर्थक्वेक्स को प्रेडिक्ट किया जाता है, कैसे हम अपनी एक प्रिपरेशन जो है वो रख सकते हैं, और हमने एक केस स्टडी को भी डिस्कस किया था। सो इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर लैंड फॉर्म्स ऑफ द अर्थ। नाउ ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं एक बहुत ही जनरल सा आपको एक बात जो है वो बताना चाहूँगी कि हमारा जो अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो एक प्लेन लैंड नहीं है। अर्थ पर लैंड भी है, वाटर भी है, बट जो लैंड वाला जो एरिया है वो बिल्कुल प्लेन नहीं है। अगर आप देखें अर्थ की लैंड पर बहुत सारी चीज़ें बनी हुई हैं। हमारा अर्थ का जो लैंड है बहुत सारे फॉर्म्स में वो हमारे सामने है। सो ये जो अलग अलग फॉर्म्स जो हमारी अर्थ पर लैंड के बनते हैं, बेसिकली उनको लैंड फॉर्म्स बोला जाता है। और कौन कौन से मेजर लैंड फॉर्म्स हमारी अर्थ पर हैं, उन्हीं के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में स्टडी करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। The landscape is being continuously worn away by two processes, weathering and erosion. Basically जो हमारा लैंडस्केप होता है, जो अर्थ का जो लैंड वाला जो एरिया होता है, उस पर्टिकुलर लैंड पर कॉन्टीन्यूसली बहुत सारे प्रोसेसेस होते रहते हैं, जिनमें से जो मेन प्रोसेस है वो है वेदरिंग एंड इरोजन। अब ये वेदरिंग और इरोजन कौन सा प्रोसेस होता है, इसको ज़रा ध्यान से समझिएगा आप लोग। वेदरिंग इज़ द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द अर्थ सरफेस। हम सबको पता है कि हमारी अर्थ का जो सरफेस है, जो सतह है, उस पर बहुत सारी चट्टानें हैं, बहुत सारी रॉक्स बनी हुई हैं। अब ये जो रॉक्स हैं, अब ऐसा तो नहीं है कि एक रॉक है तो वो प्रॉपर उसी पोजीशन में हर साल बहुत सालों बाद भी अगर हम देखें तो सेम उसी फॉर्म में वो रहेगी, ऐसा नहीं होता है। कॉन्टीन्यूसली वो जो रॉक होती है वो ब्रेक होती रहती है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूटती रहती है बहुत सारे प्रोसेसेस की वजह से। सो ये जो प्रोसेस होता है जिसमें जो अर्थ की सरफेस पर जो रॉक्स होती हैं वो ब्रेक होती हैं, वो ब्रेक डाउन होती हैं, इसी प्रोसेस को वेदरिंग बोला जाता है। और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए मैं आपको बता दूं कि जो सॉइल होती है, जो मिट्टी होती है, वो बेसिकली इसी प्रोसेस से बनती है। जब बहुत सालों तक चट्टानें टूटती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, यही पार्टिकल्स बहुत फाइन होते होते सॉइल का फॉर्म ले लेते हैं। सो दिस इज़ वेदरिंग। नाउ इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर, विंड एंड आइस। इरोजन होता है बेसिकली जो हमारा लैंड वाला जो एरिया होता है। वियरिंग अवे मीन्स कि लैंड जो है वो धीरे धीरे उसकी ऊपर की जो लेयर्स होती हैं वो धीरे धीरे हटने लगती हैं कुछ एजेंट्स की वजह से, जैसे पानी की अटैक से, या हवा की अटैक से, या आइस की वजह से। जो लैंडस्केप का जो ऊपर का एरिया होता है उसकी लेयर्स धीरे धीरे वेयर अवे मीन्स हटने लगती हैं, इसी को हम इरोजन बोलते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिएगा कि जो सॉइल इरोजन होता है बेसिकली वो क्या होता है। सॉइल इरोजन होता है जब सॉइल की जो टॉप लेयर होती है वो रिमूव होने लगती है, हटने लगती है बाय द एक्शन ऑफ विंड और एयर, तो वो सॉइल इरोजन कहलाता है। सो इरोजन बेसिकली यही होता है कि जब लैंड की जो लेयर्स होती हैं वो ऊपर से हटने लगती हैं तो वो हमारा इरोजन कहलाता है। सो वेदरिंग एंड इरोजन बेसिकली ये वो दो प्रोसेसेस होते हैं जिनकी वजह से अर्थ पर लैंड फॉर्म्स बनते हैं। The eroded material is carried away or transported by water, wind, etc. and eventually deposited. अब ये वेदरिंग और इरोजन से जो छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं, जो इरोडेड मटेरियल होता है, वो विद द हेल्प ऑफ वाटर, विंड यानी कि हवा या पानी की मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसपोर्ट होता रहता है और डिपॉजिट होता रहता है। दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट डिफरेंट लैंड फॉर्म्स ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। और यही जो हमारे लैंडस्केप का जो इरोजन होता है और फिर उन्हीं पार्टिकल्स का जो डिपोजिशन होता रहता है, एक जगह पे इकट्ठा होना, इसी से हमारे अर्थ पर कुछ लैंड फॉर्म्स बनते हैं। सो ये बेसिकली आपको एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया है जिसमें आप ये जान सकें कि लैंड फॉर्म्स बनते कैसे हैं। सो ये दो प्रोसेसेस आपको ध्यान रखने हैं। नाउ आफ्टर दिस इंट्रोडक्शन वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट लैंड फॉर्म, जिसमें हम पढ़ेंगे वाटरफॉल्स के बारे में कि वाटरफॉल, जो पानी के इतने सुंदर झरने हमें हमारी अर्थ पर देखने को मिलते हैं, वो कैसे बनते हैं। वाटरफॉल्स का फॉर्मेशन, मियांडर्स का फॉर्मेशन, फ्लड प्लेन्स का फॉर्मेशन, इवन जो हमारी
रिवर्स होती हैं, वो डेल्टास कैसे फॉर्म करती हैं, वो भी हम इस पर्टिकुलर टॉपिक में देखेंगे। सो वर्क ऑफ अ रिवर, जो एक नदी होती है, जो एक रिवर होती है, वो सिर्फ बहने का काम नहीं करती है, इसके अलावा वो बहुत सारे ऐसे लैंड फॉर्म्स, बहुत सारी ऐसी फॉर्मेशंस बनाते हुए चलती है अर्थ पे, जो देखने लायक होती हैं। सो हमारी जो रिवर्स होती हैं अर्थ पर, वो बहुत ही ज़्यादा, बहुत ही सुंदर सुंदर लैंड फॉर्म्स बनाते हुए चलते हैं, जिनमें हमारा सबसे मेजर लैंड फॉर्म आता है वाटरफॉल का। सो अब ये झरने कैसे बनते हैं वो हम स्टार्ट करेंगे बिल्कुल बिगनिंग से। हम सबको पता है कि जो माउंटेन्स होते हैं वहाँ से हमारी नदियाँ निकलती हैं, उनका एक जो कहते हैं एक जर्नी उनकी स्टार्ट होती है और वो पूरी स्पीड से वहाँ से निकलना शुरू करती हैं। नाउ यहाँ पर जानने वाली बात ये है कि जब हमारी नदियाँ माउंटेन्स पहाड़ों से जब निकलती हैं तो वो अपनी फुल स्पीड में होती है, लेकिन लास्ट में जब तक वो डेल्टा फॉर्म करते हैं तब तक उनकी स्पीड बहुत कम होने लगती है। यानी कि वो बहुत एक हाई प्लेन से निकलते, हाई सरफेस से निकलते हुए जब वो लो सरफेसेस की तरफ, प्लेन एरियाज़ की तरफ आती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है। सो अब रिवर्स क्या क्या फॉर्म करते हैं वो हम देखेंगे। The running water in the river erodes the landscape. When the river tumbles at steep angle over very hard rocks or down a steep valley side, it forms a waterfall. जब हमारी नदियाँ पहाड़ों से निकलती हैं तो आपने देखा होगा कि जो वाटरफॉल्स होते हैं बेसिकली वो रॉक्स पर बने होते हैं, चट्टानों से वो अटैच होते हैं, वहीं से वो पानी गिर रहा होता है, जो नदियों का जो पानी होता है। सो बेसिकली जो रिवर्स होती हैं जब वो पहाड़ों से निकलती हैं तो वो चट्टानों को काटते हुए चलती हैं, यानी कि उनकी पूरी स्पीड होती है। और आप सबको पता है कि पानी जब लगातार किसी भी चट्टान पर, किसी भी पत्थर पर जब गिरता है तो वो उस पर एक ना एक दिन अफेक्ट ज़रूर डालता है और वो उस पत्थर को काटना शुरू कर देता है, उसको ब्रेक करना शुरू कर देता है। सो यही चीज़ यहाँ पर होती है कि जब कॉन्टिन्यूसली रिवर एक जगह से निकलेगी, वहाँ पे डायरेक्ट वो फॉल करती हुई चलेगी, तो वहाँ पर वो उस पर्टिकुलर रॉक को, उस लैंडस्केप को इरोड करना शुरू कर देती है, उसे काटना शुरू कर देती है। और यहीं पर वो धीरे धीरे कुछ एंगल्स फॉर्म करना शुरू करती है और फाइनली वो ऐसा एंगल फॉर्म करती है जिससे वो एक वाटरफॉल का फॉर्म ले लेता है। जैसा कि आप इस पर्टिकुलर डायग्राम में भी देख सकते हैं कि किस तरीके से जो हार्ड रॉक्स होती हैं उनको नदी काटते हुए एक वाटरफॉल बनाती है और नीचे एक कट जो है वो फॉर्म कर देती है। सो बेसिकली जो नदियाँ होती हैं, जो रिवर्स होती हैं, उन्हीं के अटैक से, पानी के अटैक से ही रॉक्स कटती हैं, चट्टानें कटती हैं और वहाँ पर एक वाटरफॉल फॉर्म करता है। नाउ एज द रिवर एंटर्स द प्लेन इट ट्विस्ट्स एंड टर्न फॉर्मिंग लार्ज बेंड्स नोन एज मिएंडर्स। अब जैसे ही जो हमारी नदियाँ हैं वो पहाड़ों से निकली, वाटरफॉल्स उन्होंने बनाए, जब वो प्लेन एरियाज़ की तरफ आती हैं तो उनकी जो स्पीड होती है वो माउंटेन एरियाज़ के मुकाबले थोड़ी स्लो हो जाती है, थोड़ी कम हो जाती है। अब जैसे ही वो प्लेन एरियाज़ पर आती हैं तो आप सभी को पानी की या किसी भी लिक्विड की, फ्लूइड की क्वालिटी होती है, आप सभी को पता होगा कि उसको जहाँ स्पेस मिलता है वो वहीं पर एंटर कर जाता है। सिमिलरली जब रिवर्स प्लेन एरियाज़ में एंटर करती हैं सो वो यहाँ पर, जहाँ पर उनको एरियाज़ मिलते हैं, उसी तरीके से वो ट्विस्ट और टर्न करते हुए मिएंडर्स फॉर्म करती हैं। आप देख सकते हैं ये जो स्नेक जैसा एक शेप यहाँ पे बना हुआ है, बेसिकली जो टर्न्स होते हैं इनको मिएंडर्स बोला जाता है। Due to continuous erosion and deposition along the sides of meander, the ends of the meander loop come closer and closer. In due course of time, the meander loop cuts off from the river and forms a cut-off lake, also known as called an oxbow lake. अब ये जो मियांडर्स है, बेसिकली इन लाइंस में आपको ये बोला गया है कि जब ये मियांडर्स बनते हैं सो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी हमने एक क्वालिटी पढ़ी, अभी हमने एक फ़ीचर पढ़ा कि जब रिवर्स चलती हैं ऐसे स्पीड में या फिर जब पानी फ्लो करता है तो वो अपने जहाँ जिस रॉक से वो टकराएगा उसको वो काटता हुआ चलता है। सिमिलरली जब ये मियांडर्स बनते हैं तो ऐसे कॉर्नर से जहाँ पर वो टर्न होता है वहाँ पर वो पानी को, उस पर्टिकुलर लैंड को काटता हुआ चलता है और जैसे जैसे वो और कट होता जाता है, वहाँ पे इरोजन होने लगता है, तो वो यहाँ पर कट कर एक पार्ट अलग हो जाता है जिसको ऑक्सबो लेक बोला जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं मियांडर्स से ही ऑक्सबो लेक बनते हैं और वो कैसे बनते हैं, इरोजन की वजह से। जैसे जैसे पानी और ज़्यादा लैंडस्केप को इरोड करता जाता है वैसे वैसे यहाँ पर एक ऑक्सबो लेक फॉर्म हो जाती है। At times the river Oxbow overflows its banks
दिस लीड्स टू द फ्लडिंग ऑफ द नेबरिंग एरियाज़। और जो हम बाढ़ बोलते हैं कि फ्लड आ जाते हैं काफ़ी एरियाज़ पर, वो इसी वजह से होता है कि जब पानी बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर लेता है, जब रिवर्स बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर जाती हैं अपने किनारे से, पानी बाहर आने लगता है, तो वहाँ पर आसपास के एरियाज़ में बाढ़ आ जाती है। As it floods, it deposits layers of fine soil and other material called sediments along its bank. और जैसे ही नदी एक लेवल से बाहर आती है, ऊपर उठती है, तो नदी के अंदर जितने भी फाइन पार्टिकल्स होते हैं वो किनारों पर इकट्ठे होने लगते हैं, एक लेयर जो है वो फॉर्म कर देते हैं, एक फाइन सॉइल की लेयर। और यहीं पर हमारे फ्लड प्लेन्स बनते हैं जो कि बहुत ज़्यादा फर्टाइल होते हैं। आपने सुना भी होगा कि रिवर्स के आसपास के जो फ्लड प्लेन्स होते हैं, जो एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे खेती, वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होता है, बिकॉज़ वो बहुत ही एक फर्टाइल लैंड होता है। और वो फ्लड प्लेन्स ही होते हैं जो इतने ज़्यादा फर्टाइल होते हैं, और वो रिवर के इसी नेचर की वजह से बनते हैं कि जब रिवर बाढ़ आती है, फ्लड की वजह से जब रिवर बाहर आती है, तो जितने भी मटेरियल, जो सेडिमेंट्स रिवर के अंदर होते हैं, वो धीरे धीरे डिपॉजिट होने लगते हैं बाहर लैंड पर, और वहाँ पर एक फ्लड प्लेन जो है वो फॉर्म करते हैं। द रेज्ड बैंक्स आर कॉल्ड लेविस। और ये जो उठे हुए बैंक्स होते हैं, जो बेसिकली नदियों के किनारे पर जो हल्के से रेज्ड जो बैंक्स होते हैं, जो उठे हुए किनारे होते हैं, उनको लेविस बोला जाता है। एज द रिवर अप्रोचेज द सी, द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस। और जैसे जैसे नदी ये प्लेन एरियाज से निकलकर सी की तरफ बढ़ने लगती है, उसकी स्पीड और कम हो जाती है। एंड द रिवर बिगिंस टू ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूशन। और जैसे जैसे स्पीड कम होती है नदी की, तो वो और ज़्यादा छोटी छोटी, जहाँ पर उसको स्पेस मिलता है वहाँ पे और ज़्यादा वो स्ट्रीम्स बनाते हुए चलती है, और उन्हीं को हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each tributary forms its own mouth. The collection of sediments from all the mouths forms a delta. अब जैसे जैसे यहाँ पर जो नदियाँ होती हैं वो अपने डिस्ट्रीब्यूटरीज फॉर्म करती हैं, सो जो नदी है, हमने देखा कि अभी जब माउंटेन से नदियाँ निकलती हैं तो उनकी स्पीड बहुत तेज़ होती है, प्लेन एरियाज़ पर आते आते उनकी स्पीड थोड़ी कम हो जाती है, और जब वो सी की तरफ बढ़ने लगते हैं तो उनकी स्पीड और ज़्यादा कम हो जाती है। और क्योंकि उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा कम हो जाती है, तो उनके अंदर जितना भी लोड होता है, जितने भी पार्टिकल्स होते हैं, सेडिमेंट्स होते हैं, वो उनको डिपॉजिट करना शुरू कर देती हैं। और इन्हीं कलेक्शन की वजह से जितने भी आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेन रिवर है वो आगे चल के किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटरीज बना रही हैं, और आगे जाके उनके कुछ माउथ फॉर्म जैसे वो बनते हैं, जहाँ से वो रिवर्स निकलती हैं और आगे जाके डेल्टा फॉर्म करती हैं। सो ये जो कलेक्शन होता है उनके सेडिमेंट्स का, जो पीसेस वो इकट्ठे करती हैं, उन पीसेस के कलेक्शन से जितने भी माउथ जो बनते हैं वहाँ पे उन डिस्ट्रीब्यूटरीज़ के, उनमें से जो सेडिमेंट्स का कलेक्शन होता है वहीं पर डेल्टा फॉर्म करता है, जिसमें से मैं सबसे बेस्ट एग्जांपल दूंगी सुंदरबन डेल्टा का, जिसके बारे में आपने ज़रूर स्टडी भी किया होगा या फिर आपने सुना भी होगा। सो यही वर्क होता है रिवर का, किस तरीके से जो नदियाँ होती हैं वो पहले वाटरफॉल बनाती हैं, फिर मियांडर्स बनाती हैं, ऑक्सबो लेक बनाती हैं, फ्लड प्लेन्स बनाती हैं जो बहुत फर्टाइल होते हैं। इसके अलावा वो किस तरीके से एंड में एक डेल्टा फॉर्म करते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द वर्क ऑफ रिवर. In next video we will discuss about the work of sea waves and the work of ice. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप कि आपको जो नदियों का ये फीचर्स हैं वो आपको काफ़ी पसंद आए होंगे और आपको ये टॉपिक भी क्लियर हुआ होगा।